स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे और आदिकाल की ये दूसरी क्लास होगी। कल आपने आदिकाल के पहले भाग को पढ़ा जिसमें हमने अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने उस क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ पाएंगे कि आगे का हिस्सा अब हमारा क्या होगा, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक आग्रह है कि आप अपने लाइक का जो बटन है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारी जो तैयारी है वो बेहतर लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आदिकाल का आरंभ कहाँ से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। यानी 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के काल को आदिकाल। शुक्ल जी इसकी समय सीमा निश्चित करते हुए लिखते हैं कि सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक के समय को आदिकाल कहा जा सकता है। तो ये सन आप ध्यान रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद भी रखना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यान में रखते हुए कि 993 ईस्वी से ही आदिकाल शुरू हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। जो विषय वस्तु रही है इस दौर की रचना की वो सिद्धों की रचनाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, और सामंतकालीन जो वीरगाथात्मक प्रवृत्तियाँ रही हैं उनकी वजह से उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का जो नामकरण किया वो आप सभी जानते हैं वीरगाथा काल के नाम से किया हुआ है। आचार्य शुक्ल ने अपने आदिकाल के अंतर्गत 12 पुस्तकों को आधार बनाकर उसका नामकरण वीरगाथा काल किया। ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूरे आदिकाल की जो उन्होंने रचना की, यानी आदिकाल को जिन रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा उसमें 12 पुस्तकों का योगदान है। अब वो 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं आपको उसे जान लेना चाहिए, उनके रचनाकारों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए अपभ्रंश काव्य की जो रचनाएं थी अपभ्रंश भाषा की, उसमें विजयपाल रासो इसके रचनाकार कौन थे? नल्ह सिंह भाट। दूसरी रचना है हमीर रासो के रचनाकार शारंगधर को उन्होंने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब इसके बारे में सबसे पहले ये बात देखिए, आपको जान लेना चाहिए कि हमीर रासो जैसी कोई पूर्ण रचना, प्रामाणिक रचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राकृत पैंगलम का अध्ययन करते वक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हमीर रासो के कुछ पदों की सूचना मिलती है, कुछ पद ऐसे मिलते हैं जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि हमीर रासो जैसा कोई एक प्रामाणिक काव्य कोई रचना है। तो उन्होंने शारंगधर की रचना बताई हमीर रासो। 2 रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का आप सभी जानते हैं कि ये विद्यापति की रचना है, ये भी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आएगी। तो 4 ये हो गए। आगे देखिए देश भाषा काव्य में 8 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? खुमाड़ रासो इसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय। ध्यान रखिएगा, खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपत विजय। यहाँ आप इन 12 रचनाओं के नाम याद रखेंगे और उनके रचनाकारों के नाम लिखेंगे। ठीक है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इसकी जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, यानी खुमाड़ रासो भी जो मिला हुआ है रासो ये भी अपूर्ण है, इसकी प्रतियां जो मिली हुई हैं। बीसल देव रासो आप सभी ने मास्टर्स में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में बीसल देव रासो लगाई भी गई है, नरपत नाल की है। राजवती और बीसल देव की कहानी है ये। ठीक। श्रृंगार रचना मानी जाती है, वीर रचना के बजाय शुक्ल जी से बताते हैं कि इसमें श्रृंगारिकता ज़्यादा है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। जयचंद प्रकाश इसके रचनाकार भट्ट केदार। अब इन दोनों रचनाओं के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथात्मक रचना की हुई है, उन पर रचना लिखी हुई है। और ये जयचंद प्रकाश जो है, जो इनके मौसेरे भाई पृथ्वीराज के लगते थे, जयचंद जो कन्नौज का राजा था, उस पर भट्ट केदार ने लिखा हुआ है। ठीक। और जयचंद पर ही दूसरे जो रचनाकार मधुकर कवि हैं उन्होंने भी रचना लिखी, जय मयंक जस चंद्रिका। अब देखिए नाम वही है, जय चंद्र ऊपर वाली रचना का नाम है, जय मयंक, मयंक मीन्स भी चांद ही होता है। तो जय मयंक जस
यश चंद्रिका। ठीक, तो ये मधुकर कवि इसके रचनाकार हैं। परमाल रासो, परमाल रासो का आल्हा खंड सबसे प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि आल्हा खंड ऊदल और आल्हा उन दोनों को केंद्र में रख के उनके चरित्र काव्य को लिखा गया है, जो कि अवध और बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा खंड जगनिक इसके रचनाकार हैं। खुसरो की पहेलियाँ 11वें नंबर की और 12वें विद्यापति की पदावली। इन 12 रचनाओं का जो हमने ऊपर आपको बताया, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आदिकाल पूरा का पूरा अच्छे से उसको ढांचागत रूप देते हैं। ठीक, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे इस नंबर पे आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किस शब्द से मानी है? इसका सही उत्तर है रसायन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कई सारी चीज़ें दी गई रहेंगी, वहाँ आपको रसायन को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश का जो विकास था वो कैसे हुआ। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वही आगे चलकर अपभ्रंश नाम से प्रचलित हुई। यानी प्राकृत भाषा जो एक इलिट भाषा हो चुकी थी उस दौर में, साहित्य रचना की भाषा हो गई थी, उससे अलग आप सभी जानते हैं कि साहित्य रचना या पढ़े लिखों की भाषा से अलग कुछ देश भाषाएं होती हैं, कुछ लोक प्रचलित भाषाएं होती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेली, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही प्राकृत का जो रूप बिगड़ा और जनता ने उसका रूप जो अपना इस्तेमाल किया, वो अपभ्रंश नाम से प्रचलित हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश काव्य की परंपरा कब तक चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास में? ध्यान रखिएगा, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1450 के आसपास तक अपभ्रंश काव्य की परंपरा विद्यमान थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये शुक्ल जी बताते हैं, मेरी बात न मान के शुक्ल जी की बात मानिए कि 15वीं शताब्दी के मध्य तक अपभ्रंश की परंपरा चलती है। प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश काव्य की परंपरा कब तक विद्यमान थी? तो ये 15वीं शताब्दी के मध्य तक, ध्यान रखिए। विद्यापति के समय तक अपभ्रंश का स्थान किस भाषा ने ले लिया था? अब देखिए, प्राकृत का स्थान अपभ्रंश ने लिया, अब अपभ्रंश का स्थान कौन ले रहा है? देश भाषा काव्य ने। ठीक, अपभ्रंश भी जब साहित्य की भाषा बन गई, तब जो जनसमूह होता है वो अपनी खुद की रचना, अपनी भाषा की रचना कर लेता है, वो देश भाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं एक प्रश्न कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल क्या है? ऑप्शन, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद, सूफियों का दर्शन, तंत्र विद्या, बौद्धों की वज्रयान शाखा। तो इसका सही उत्तर है बौद्धों की वज्रयान शाखा। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ था वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही विकसित हुआ था। अब इस वज्रयान शाखा से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स है वो आपको हम बताते हैं कि महासुखवाद, आदिकाल के अंतर्गत महासुखवाद की अवधारणा बार बार आपको सुनाई पड़ेगी, और ये अवधारणा बौद्धों की वज्रयान शाखा में पाई जाती है। ये महासुखवाद है क्या? ये निर्वाण, मुक्ति प्राप्ति का एक साधन है। ठीक, मुक्ति प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं बौद्धों की वज्रयान शाखा में, शून्य, विज्ञान और महासुखवाद। ठीक, तो ये महासुखवाद बौद्धों की वज्रयान शाखा में पाया जाता है। वज्रयान शाखा के योगियों को ही सिद्ध कहा जाता है। जो सिद्ध और नाथ प्रचलित हुए, आप सभी जानते हैं, वो वज्रयान शाखा के ही हिस्से थे। तो इनके जो वज्रयान शाखा के योगी सिद्धराम से प्रसिद्ध हुए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, आदिकाल सबको पढ़ना है। आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न आने ही हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए। सिद्धों की रचनाओं की भाषा क्या थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धों की रचनाओं की भाषा थी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा गया है। इस देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश की निर्मित किससे होती है? शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश के मूल में क्या है? ब्रज और खड़ी बोली।
तो इन बातों को ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर पाएंगे। ठीक, अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें ताकि हम आपसे समय पर जुड़ते रहें और सूचनाएं आपको मिलती रहें। आगे देखते हैं, चंद्रबरदाई के आश्रयदाता कौन थे? ध्यान रखिए, पृथ्वीराज। विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? कीर्ति सिंह। नेमिनाथ फागु एक रचना आदिकाल की ही है, बहुत महत्वपूर्ण। नेमिनाथ फागु, इसके रचनाकार हैं राजशेखर सूरी। ये जैन मत के साधु थे। राजशेखर काव्यशास्त्र वाले राजशेखर नहीं है ये जैन साधु थे राजशेखर सूरी, और इनकी रचना थी नेमिनाथ फागु। एक और महत्वपूर्ण रचना दब्ब सहाव पयास, इसे अगर हिंदी में देखेंगे तो द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश कहा जाता है। ये देवसेन की रचना है और दोहों में रचित है दब्ब सहाव पयास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे देता है कि इसके छंद कौन से थे दब्ब सहाव पयास के, तो दोहा छंद है। ठीक है, इसके अलावा आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये दो रचनाएं हैं। ये दो रचनाएं किसकी हैं? पुष्यदंत की, और ये दोनों रचनाएं चौपाइयों में रचित हैं। तो कभी भी ऑप्शन में पूछे आदि पुराण की रचना किस छंद में रचित है, तो दोहा, चौपाई, सोरठा कुछ भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि चौपाइयों में इसकी रचना हुई है। दोस्तों, इस तरह के सभी वीडियोस, सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, और यह नहीं मानना है कि यह किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए उपयोगी है। हम यहाँ आपको वही पॉइंट्स पढ़ाते हैं जो कॉमन हैं, जो सिलेबस कॉमन है सभी परीक्षाओं के अंतर्गत। और उम्मीद है आदिकाल पिछली क्लास और ये दूसरा हिस्सा आदिकाल का, दोनों मिला करके आप अपने आदिकाल की तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। हमारा बहुत छोटा ही प्रयास है ये, बड़ी क्लासेस बहुत सारी आप YouTube पे देखते होंगे घंटे घंटे भर की, हम वो नहीं कर पाते हैं। हम आपको 10 से 12 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, उतने में महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। अनावश्यक बातें करके समय ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम कम समय में आपसे बेहतर बातचीत कर सकें और आपकी तैयारी में योग दे सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।